हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज इनकम टैक्स के अंतर्गत हमको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानदार एक सेशन शुरू करना है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का ये तीसरा हेड है, आय का ये तीसरा शीर्षक है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस शीर्षक के अंतर्गत अगर कोई करदाता जिसका कोई व्यवसाय है या जिसका कोई पेशा है, उस व्यवसाय या पेशे से उसको जो आय हो रही है वो आय इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती हैं। और इस शीर्षक में या इस हेड में जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों के आधार पर एक करदाता की इनकम निकाली जाती है, टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है और फिर उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स की गणना की जाती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें दो शब्द हैं, एक तो दिया हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब उन समस्त क्रियाओं से है, उन समस्त कार्यों से है जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, वो बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई दुकान करना है, कोई व्यवसाय करना है, या कुछ व्यक्ति हैं जो अपना ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, जो कि अपना सवारियों को लाने ले जाने काम करते हैं। माने वो समस्त कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं उनको हम व्यवसाय कहते हैं। तो अगर किसी करदाता का अपना इस प्रकार का कोई व्यवसाय है तो उस व्यवसाय से उसको आय हो रही होगी, उस आय पर आपको इनकम टैक्स देना है, तो इसी शीर्षक के अंतर्गत उसकी आय निकाली जाएगी और उस आय पर फिर टैक्स की गणना की जाएगी। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब आपको हमने बताया था कि पेशा जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसको हम पेशा कहते हैं। तो अब पेशा, जैसे कोई डॉक्टर हैं उनको जो आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत कर योग्य हो जाएगी। कोई वकील हैं उनको कोई आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत कर योग्य हो जाएगी। कोई चार्टर अकाउंटेंट है उनको जो आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत कर योग्य हो जाएगी। मतलब जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वहां पर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लागू हो जाता है। तो अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें काफी कुछ प्रावधान है, तो उनको हमको देखना है कि हमको किस प्रकार से इस सवाल को लगाना है और इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू करते हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जब किसी करदाता की जो व्यवसाय से जो आय हो रही है उसका जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका जो बैलेंस शीट है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या कह रहा है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत से ऐसे व्यय होते हैं जो डिसअलाउड होते हैं, स्वीकृत नहीं होते, परंतु करदाता उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों का यहां पर चर्चा करनी है। तो देखिए यहां पर ये आपका इधर हमने बनाया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर किसी करदाता का कोई व्यवसाय है तो उसको फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस हम किस प्रकार निकालते हैं। अगर किसी करदाता का कोई व्यवसाय है तो उससे इनकम हम किस प्रकार निकालेंगे इनकम टैक्स की दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस करदाता का हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। जितना प्रॉफिट दिया हो तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को सर्वप्रथम लिख लेते हैं किस नाम से, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दी हुई है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम उसमें क्या जोड़ेंगे, एक्सपेंसेज डिसअलाउड बट डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बहुत से ऐसे व्यय होते हैं, बहुत से ऐसे व्यय होते हैं जो व्यवसाय में कर दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे व्यय होते हैं जो करदाता उनको कर देता है, परंतु इनकम टैक्स में वह व्यय आपके अलाउ नहीं है या स्वीकृत नहीं है। तो उन व्ययों को क्या कहेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहेंगे। माने ऐसे व्यय जो स्वीकृत नहीं है परंतु आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे हुए हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो करदाता अपने व्यवसाय के दौरान जिनको करता है और उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने 30,000 रुपए पर कोई व्यक्तिगत व्यय कर दिया, या आप 30,000 रुपए अपने घर के काम से कोई सामान खरीदा
और उसको आपने दिखा दिया व्यवसाय के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया कि 30,000 रुपए का घर के लिए हमने फर्नीचर खरीदा। अब घर के लिए फर्नीचर आपने 30,000 का खरीदा है और व्यवसाय के खातों में अगर आपने लिख दिया है तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 30,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 30,000 का खर्चा दिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परंतु इनकम टैक्स एक्ट में ये दिया हुआ है कि आपको व्यक्तिगत जो व्यय होते हैं वो स्वीकृत नहीं है, तो यह व्यय आपका क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेज हो जाएगा, यह डिसअलाउड एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 30,000 रुपए का आपने फर्नीचर पर व्यय दिखाया हुआ है, जो घर के लिए आपने फर्नीचर खरीदा है, तो उस 30,000 को आपको जो इनकम है, जो आपने प्रॉफिट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें से 30,000 आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने लिख दिया है ऐड, माने क्या क्या चीज आपको जोड़ना है, ऐड एक्सपेंसेज डिसअलाउड बट डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माने ऐसे खर्चे जो स्वीकृत नहीं है परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको डेबिट कर दिया गया है या ऋणी कर दिया गया है। तो आपके ऐसे बहुत से व्यय हैं जो कि एक करदाता, एक व्यवसायी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट कर देता है, परंतु वो इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से वो अलाउ नहीं होते, स्वीकृत नहीं होते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उन सभी व्ययों को जोड़ना पड़ेगा। कहीं में जोड़ना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में, क्योंकि आपने उन व्ययों को लिखा है तो उससे क्या हो गया होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो जब आप उन व्ययों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं, जो भी अस्वीकृत व्यय हैं, उनको सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ देते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे आपका पहला हो जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस, व्यक्तिगत व्यय। जैसे हमने बताया कि घर के लिए फर्नीचर खरीदना है और उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में व्यापारी ने डाल दिया, तो ये आपका डिसअलाउड है, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस में जुड़ जाएगा। इनकम टैक्स अगर आपने पेड किया हुआ है, ये भी डिसअलाउड है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के साथ जुड़ जाएगा। चैरिटीज एंड डोनेशन, अगर आपने कोई दान दिया हुआ है, कुछ चंदा दिया हुआ है, तो ये भी आपका जो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंसेज, अगर आपने कोई पूंजीगत संपत्ति खरीद ली है, जैसे आपने भवन खरीदा या आपने मशीनरी खरीदी, वो क्या हो गया, वो पूंजीगत संपत्ति है। और इनकम टैक्स में अगर आपने कोई पूंजीगत संपत्ति खरीदी है तो क्या होता है, वो डिसअलाउड होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको हम जोड़ देंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, कभी कभी क्या होता है कि कुछ रकम हम प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, किसी भी रिजर्व में, किसी भी नाम का रिजर्व हो वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आपने किसी पर कोई रकम इस प्रकार की आपने ट्रांसफर की है किसी रिजर्व में, किसी फंड में, तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाता है और उसको भी हम जोड़ देते हैं। ये आपका पेटेंट अगर आपने क्रिए किया हुआ है और 1/4 अगर 1998 के पहले आपने परचेज किया है, तो उसकी पूरी रकम आपकी डिसअलाउड हो जाएगी, पूरी रकम आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने पेटेंट जो है 1/4/1998 के बाद खरीदा है, पहले खरीदा है, 1 अप्रैल 1998 के बाद अगर आपने खरीदा है, तो पेटेंट की पूरी रकम आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। परंतु 1/4/1998 के पहले अगर आपने खरीदा है, तो जो रकम आपने पे की है उसका 12/14 रकम आपकी क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। उसका 12/14 रकम आपकी पेटेंट की डिसअलाउड हो जाएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर आपके कोई प्रारंभिक व्यय है, आपने जब व्यवसाय शुरू किया था उस समय आपने बहुत रकम आपने जो खर्च की है, तो वो अगर आपने लिखे हुए हैं तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ है तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इसी प्रकार आपने डिप्रिसिएशन अगर कोई लगा दिया है, जो आपके पास संपत्तियां हैं उन पर आपने डिप्रिसिएशन लगाया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन भी आपकी क्या हो जाएंगी, डिसअलाउड हो जाएंगे। क्यों डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से लगाया होगा कि फर्नीचर पर हमको 10% लगाना है, बिल्डिंग पर हमको 20% लगाना है, अपने हिसाब पर लगाया होगा। तो उनको सबको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद जो इनकम टैक्स के अंतर्गत डिप्रिसिएशन जो आपकी स्वीकृत है, उनके जो खंड बने हुए हैं कि इस पर मतलब इस मद पर, इस संपत्ति पर आपको इतना % डिप्रिसिएशन लगेगा, उस संपत्ति पर आपको इतना % फर्नीचर लगेगा, उसको हम फिर लास्ट में यहाँ पर क्या करते हैं, लेस करते हैं। बाद में इनकम टैक्स के अंतर्गत जो हमारा स्वीकृत डिप्रिसिएशन है, स्वीकृत हाथ है, उसको हम पहले बाद में फिर लेस कर देते हैं। परंतु यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका ह्रास है वो आपका डिसअलाउड है और डिसअलाउड होने के कारण उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ सच इनकम व्हिच आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड, अगर कोई ऐसे व्यय हैं जिनकी आय किसी दूसरे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, अगर आपने कोई ऐसे व्यय अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिए हैं जिनकी आय किसी दूसरे हेड के अंतर्गत कर योग्य होती है, जैसे आपने लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको हाउस प्रॉपर्टी से अगर किराया मिला हुआ है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको किराया मिला हुआ है
तो अगर आपने उसको दिखाया हुआ है और उस पर आपने लिखा हुआ है कि मकान पर व्यय, मकान की मरम्मत पर व्यय, तो अगर वो लिख दिया है तो किस प्रकार के व्यय हो गए? ये आपके ऐसे व्यय हो गए जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कहीं से रिलेटेड है, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या अदर सोर्स से रिलेटेड है, या कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो ऐसे व्यय भी जो इस सोर्स के नहीं है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे व्यय अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है तो ऐसे व्यय भी आपके क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड हो जाएंगे। इसके बाद गिफ्ट एंड प्रेजेंट, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया हुआ है या आपने प्रेजेंट दिया हुआ है, उपहार दिए हुए हैं, तो वो गिफ्ट भी अगर आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा और वो भी आपका पहले जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद होल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेज, अगर आपने कोई नगद भुगतान किया है, मतलब ये नियम है कि व्यापार में आपको जो भी भुगतान करना है कैसे करना है? क्रॉस चेक में करना है, मतलब जो अकाउंट पे चेक हो उस पर भुगतान करना है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट पर आपको भुगतान करना है। आपको ना तो नगद देना है ना आपको बियरर चेक देना है कि आपने लिख दिया कि फला के नाम 20,000 का चेक दे दिया। मतलब ये आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक तो कर सकते हैं, परंतु 10,000 से ज़्यादा अगर आपने कोई बियरर चेक से पेमेंट किया है या कैश में पेमेंट किया है तो वो भी व्यय आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, भले ही वो व्यापार से संबंधित हो चाहे ना हो। अगर व्यापार से संबंधित भी कोई व्यय है और 10,000 से ज़्यादा भुगतान अगर आपने नगद किया है या बियरर चेक के माध्यम से किया है तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। परंतु जो ऐसी संस्थाएं हैं जो परिवहन के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो उनको 35,000 रुपये तक यह छूट मिली हुई है कि आप 35,000 तक का भुगतान नगद में कर सकते हो या बियरर चेक के माध्यम से कर सकते हो। 35,000 से ज़्यादा आपको भी अकाउंट पे चेक ही आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई भुगतान है 10,000 रुपये या 35,000 रुपये परिवहन वाले में, तो अगर इससे ज़्यादा आपने भुगतान किया हुआ है कैश के रूप में या बियरर चेक के रूप में तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा और वो भी सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके ऐसे व्यय थे, इतने व्यय आपके ऐसे थे जो स्वीकृत नहीं है, डिसअलाउड हैं, परंतु इनको करदाता ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है, इनको करदाता ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले इनको हम जोड़ देते हैं। तो इसमें इसका अर्थ क्या होगा? जब हम जोड़ देते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आपका क्या होगा? वो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये आपके व्यय हो गए। अब हम इनकम में देखना है। अब कौन सी इनकम जोड़ना है इसमें? इनकम व्हिच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिट टू पीएल अकाउंट। अगर कोई ऐसी आय है, अगर कोई ऐसी आय है, अभी तो हम बात कर रहे थे व्यय की, अब बात कर रहे हैं आय की। अगर व्यापार में ऐसी कोई आय है जो इस व्यापार से संबंधित है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से संबंधित है, परंतु उस आय को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया है, अगर हमने उस आय को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया है तो क्या करेंगे? ऐसी आय को भी हम सबसे पहले जोड़ देंगे। कहीं में जोड़ देंगे? नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऐसी आय को जोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? ये आय अगर हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में के प्रॉफिट में जुड़ जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए, जो हम व्यय जोड़ रहे हैं, जो डिसअलाउड व्यय हैं, जो डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं, उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर ऐसी आय है जो अलाउड है, जो इस चैप्टर के अंतर्गत आती है, जो इस हेड में आती है, परंतु हमने नहीं दिखाया है, तो उस आय को भी हम जोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस क्या करते हैं। लेस माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी अगर कुछ ऐसी आय हैं जो इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती हैं, हमारी अगर ऐसी कोई आय है जो इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती है, मगर फिर भी हमने क्या किया हुआ है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया हुआ है, तो उसका अर्थ क्या होगा? अगर हमने ऐसी आय अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी है जो इस हेड के अंतर्गत नहीं आती है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आती है, तो क्या हुआ होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो जब बढ़ गया होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन सभी आयों को माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे, ऐसी आयों को माइनस कर देंगे जो इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं आई हैं, तो हमारा प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा। अब ऐसी आय कौन सी हैं? जैसे पहली आय आपकी है रेंटल इनकम। अगर आपका कोई मकान है, उस मकान को रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ है,
तो उस मकान को अगर आपने रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ है तो उसकी आय कहां कर योग होना चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर योग होनी चाहिए। परंतु आपने उसकी इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से इसको माइनस करना पड़ेगा, वहां से इसको इस आय को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये आपका अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कोई रकम दी हुई है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। कहे में माइनस कर देते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसी इनकम को हम क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। इसके बाद अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर आपकी कोई प्रतिभूति है, उस प्रतिभूति पर आपको ब्याज प्राप्त हो रही है, ये आपका कहां कर योग होता है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग होता है। अगर कोई सिक्योरिटी है या कोई प्रतिभूति है और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है तो यह मद आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग होती है। परंतु अगर करदाता ने उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल किया हुआ है तो क्या करेंगे? ऐसी आय को भी हम माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को क्या करेंगे? हम माइनस कर देते हैं। तीसरा है इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपका इनकम टैक्स दिया हुआ है, आपने ज़्यादा जमा कर दिया है, उसका अगर आपको रिफंड मिला हुआ है, अगर आपको रिफंड मिला हुआ है तो ये भी आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है, अगर ऐसी कोई इनकम है जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत आती है, माने आपकी कोई पूंजीगत संपत्ति थी और आपने उस पूंजीगत संपत्ति को बेच दिया। मान लीजिए आपका कोई मकान रहा और उस मकान को आपने बेच दिया, तो जब बेचने से जो आय होगी क्या हो जाएगी? वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो जाएगी। उसको आपको कहाँ रखना चाहिए? उसको रखना चाहिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। परंतु करदाता ने यदि उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा दिया है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट में उसने दिखाया हुआ है, जो आपने पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है उसमें दिखाया हुआ है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की पूंजी संपत्ति की बिक्री से जो लाभ है उसको आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा बता रहा है वो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके बाद गिफ्ट। अगर आपको किसी से कोई गिफ्ट मिली हुई है तो वो भी यहाँ डिसअलाउड हो जाएगी, ऐसी आय भी आपकी डिसअलाउड हो जाएगी और उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी रिफंड। अगर आपको कस्टम ड्यूटी का या एक्साइज ड्यूटी का अगर कोई रिफंड मिला हुआ है तो वो भी यहाँ पर डिसअलाउड है और ऐसी इनकम या जो रिफंड मिला हुआ है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इन सब रकमों को हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये जो इनकम आपको हमने अभी बताई, इन सभी इनकम को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और माइनस के बाद हमारा आ जाता है डिप्रीसिएशन। वही हमने बताया जो डिप्रीसिएशन जो इनकम टैक्स के अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। हर जो हमारी जितनी संपत्तियां हैं कि बिल्डिंग पर कितना ह्रास लगेगा, मशीनरी पर कितना ह्रास लगेगा, प्लांट पर कितना ह्रास लगेगा, फर्नीचर पर कितना ह्रास लगेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उन पर कितना ह्रास लगेगा, कंप्यूटर पर कितना ह्रास लगेगा, लैपटॉप पर कितना ह्रास लगेगा, उनके सबके अलग अलग खंड हैं। तो जो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो परसेंटेज स्वीकृत है, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन स्वीकृत है, उन्हीं के आधार पर आपको उन संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन निकालना है और उन सभी संपत्तियों का डिप्रिसिएशन निकाल करके क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में आपको माइनस कर देना है। यहां पर हमने देखिए आपको प्लस कराया है। ये डिप्रिसिएशन क्यों प्लस कराया है? क्योंकि आपने इसको अपने आधार पर निकाला है, इनकम टैक्स के आधार पर नहीं निकाला। व्यापार की परंपरा है कि हमको संपत्तियों पर 10% ह्रास लगाना है, तो आपने 10% ह्रास लगा लिया। परंतु इनकम टैक्स आपका कह रहा है कि नहीं, इस संपत्ति पर आपको 25% ह्रास स्वीकृत है, तो 10% आपने जो ह्रास लगाया है उसको हमने पहले यहाँ जोड़ दिया। और इनकम टैक्स अगर कह रहा है कि इस पर 25% स्वीकृत है तो यहाँ पर 25% फिर बाद में माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम हर संपत्ति का डिप्रिसिएशन निकाल करके उसको माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद फिर हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर किसी व्यवसाय का इनकम निकालते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको लिखेंगे। इसके बाद जो डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं उनको सबको जोड़ देंगे। इसके बाद ऐसी आय जो आपने नहीं लिखी है और इसी व्यवसाय के संबंधित है उसको भी जोड़ देंगे। और ऐसी आय जो आपकी दूसरे शीर्षकों के अंतर्गत कर योग होती हैं, दूसरे शीर्षकों में आती हैं, उनको माइनस कर देते हैं और डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता है। तो ये तो बात थी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस की।
अब बात करते हैं हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की। देखिए, जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होता है या पेशे से आय होती है, वो हमने आप बताया था कि जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत हमारे वो करदाता आते हैं जो किसी विशिष्ट ज्ञान की वजह से अपना पेशेवर काम करते हैं, जैसे वकील हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए। ये आय और भुगतान खाता रखते हैं। क्या रखते हैं? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्त और भुगतान खाता रखते हैं। तो जब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालते हैं तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि इनके प्रोफेशन से संबंधित कौन कौन सी आय हैं, इनके प्रोफेशन से संबंधित कौन कौन सी आय हैं उनको जोड़ लेते हैं, और इनके प्रोफेशन से संबंधित कौन कौन से व्यय हैं उनको माइनस कर देते हैं, और इसके बाद जो आपका है, जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाता है। बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हमने ये एक चार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक डॉक्टर के केस में है। किसमें है? इन केस ऑफ डॉक्टर। एक अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या होते हैं? पेशेवर व्यक्ति होते हैं, उनको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंतर्गत उनकी आय कर योग होती है। तो अगर कोई डॉक्टर है तो उनको ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम, उनको जो जो भी प्रोफेशनल इनकम मिल रही होगी, पैसे से जो आय हो रही होंगी, उनको सबको इकट्ठा जोड़ देते हैं, क्योंकि उनने अपना जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है तो उसमें देख लेते हैं कि किन किन स्रोतों से उनको पेमेंट मिला हुआ है, किन किन स्रोतों से उनको आय हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेल ऑफ मेडिसिन, उनकी जो दवाइयाँ हैं उनको बिक्री किया होगा, तो बिक्री करने से उनको जो मिला होगा तो वो आप सबसे पहले लिख देते हैं। इसके बाद कंसल्टेशन फीस या विजिटिंग फीस, परामर्श शुल्क जो दिया होगा, या कहीं के घर में गए होंगे तो वहाँ पर विजिटिंग का भी उन्होंने फीस ली होगी, तो ये भी उनका जोड़ देते हैं। एग्जामिनिंग फीस, अगर वो परीक्षण कर रहे हैं, किसी मर्ज को चेक कर रहे हैं कि आपका क्या मर्ज है, परीक्षण शुल्क है उनका, तो अगर इस प्रकार का उन्होंने कुछ शुल्क लिया होगा तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, ये भी जोड़ देते हैं। इसके बाद ऑपरेशन फी दिया हुआ है, अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन किया हुआ है मरीज का तो उनको ऑपरेशन फी मिल रहा हुआ है, तो ये भी उनकी क्या हो जाएगी? प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, इसको भी जोड़ देते हैं। इसके बाद नर्सिंग होम चार्जेज, अगर उनका खुद का कोई बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर मरीज रुकते हैं और उनको बेड का चार्ज लिया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नर्सिंग होम चार्ज का है, तो वो भी आपका प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, और उसको भी जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, आपके पेशेंटों ने या मरीजों ने जो गिफ्ट दिया हुआ है अपने डॉक्टर को, तो वो भी प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है, और ये सभी इनकम को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति की जिन जिन स्रोतों से आय प्राप्त होती है, जिन स्रोतों का हमारे मतलब है कि प्रोफेशन से संबंधित जो स्रोत हैं, ऐसा नहीं कि इनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके प्रोफेशन से संबंधित जो आय हो रही है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को किन किन स्रोतों से मिल सकता है? ऑपरेशन की फीस मिल सकती है, अस्पताल में रुकने का चार्ज मिल सकता है, बेड चार्ज मिल सकता है, दवाइयाँ दे रहे हैं तो दवाइयों से उनको पैसा मिल सकता है, परामर्श शुल्क से मिल सकता है, परीक्षण शुल्क से मिल सकता है। मतलब इन स्रोतों से इन ये जो प्रोफेशनल स्रोत हैं, इनसे जो इनकम हो रही है तो उनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो स्वीकृत व्यय हैं, पैसे से संबंधित जो एडमिसेबल एक्सपेंसेज हैं, जो स्वीकृत व्यय हैं, उनको माइनस कर दिया जाता है। अब देखिए, डॉक्टर के कौन कौन से व्यय हो सकते हैं? जैसे रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, अगर उन्होंने जहाँ पर डिस्पेंसरी खोली हुई है या अस्पताल अपना खोला हुआ है, उसका कोई अगर किराया दे रहे हैं तो ये भी आपका क्या है? एक्सपेंसेज है, और ये स्वीकृत है। इसके बाद सेल ऑफ सैलरी टू कंपाउंडर एंड स्टाफ, उनके अस्पताल में जो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, कंपाउंडर रखा हुआ है, नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ है, उनको जो सैलरी दिए हुए हैं, सैलरी जो दे रहे हैं, तो भी आपका क्या है? एडमिसेबल एक्सपेंसेज है, स्वीकृत व्यय है, तो ये भी आपका स्वीकृत है। इसको भी हम उनके जो प्राप्तियां हैं उनमें से माइनस कर देते हैं। कास्ट ऑफ मेडिसिन, उन्होंने जो मेडिसिन बेचा है तो वो आपने क्या किया होगा? उसको खरीदा होगा, तो खरीदने पर उन्होंने जो व्यय किया है तो आपका आ जाएगा कास्ट ऑफ मेडिसिन, ये भी आपका स्वीकृत व्यय है। जर्नल एक्सपेंसेज, तमाम प्रकार के जनरल एक्सपेंसेज होते रहते हैं जो प्रतिदिन होते हैं, तो भी आपका क्या होता है? स्वीकृत होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेज, अस्पताल में जो टेलीफोन लगे रहते हैं, इस वार्ड से उस वार्ड में संपर्क करना है, वहाँ से वहाँ संपर्क करना है, तो उस पर जो भी व्यय आते हैं वो भी आपका स्वीकृत व्यय होता है। मोटर कार एक्सपेंसेज इफ यूज इन प्रोफेशन, अगर मोटर कार पर कुछ व्यय हो रहा है तो
तो वह बे भी आपका, यदि प्रोफेशन पर मोटर कार प्रयोग हो रही है तो वह बे भी स्वीकृत होते हैं। माने डॉक्टर साहब उसमें बैठ करके मरीज के पास जाते हैं, घर जाते हैं, अस्पताल आते हैं, मतलब प्रोफेशन के काम पर ही वो कार अगर यूज हो रही है तो उस कार पर जो भी बे होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्वीकृत बे हो जाएगा। इसी प्रकार डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, अगर प्रोफेशन में मोटर कार यूज हो रही है तो उसका जो डिप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में दिया हुआ है वो भी आपका स्वीकृत हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, आपके जो ऑपरेशन के औजार हैं, ऑपरेशन के जो इक्विपमेंट हैं तो उन पर कुछ डिप्रिसिएशन लगता होगा, तो जो डिप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत जो स्वीकृत हैं, इनकम टैक्स के अंतर्गत जो राशि उन पर स्वीकृत है तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट पर जो राशि स्वीकृत है वो भी आपकी क्या होती है, अलाउड एक्सपेंसेज होते हैं और वो भी उनकी इनकम से माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है अपने व्यवसाय के संबंध में तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वह इंटरेस्ट भी आपका स्वीकृत होता है। इसके बाद एक्सपेंसेज ऑन मैगजीन एंड जर्नल, अगर उन्होंने अपने पैसे के संबंध में कुछ पत्रिकाएं खरीद रहे हैं, कुछ किताबें खरीद रहे हैं, जर्नल खरीद रहे हैं तो वह भी आपका स्वीकृत व्यय होता है। तो इतने प्रकार के व्यय होते हैं जो एक डॉक्टर के संबंध में स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार एक वकील के होंगे तो वकील के भी जो व्यय होंगे तो वकालत में आ जाएंगे। वकील के कौन कौन सी आय हो सकती है, वकील के कौन कौन से व्यय हो सकते हैं, एक चार्टर अकाउंटेंट की कौन कौन सी फीसें हो सकती हैं, कौन कौन सी व्यय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान देना है कि अगर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया हुआ है तो उसके प्रोफेशन से संबंधित जो आय हैं, जो अनेकों प्रकार की प्राप्तियां हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो उसके पैसे से संबंधित अनेकों प्रकार के व्यय हैं उनको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो रकम बचती है वो आपकी हो जाती है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वो क्या हो जाती है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो इस प्रकार से हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो इनको देख लीजिएगा, आपका चूंकि समय कम है तो हम ज़्यादा विस्तार में इसके नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें धारा 30 से लेकर के 37 तक कुछ ऐसी कटौतियां दी हुई हैं जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं। वो कटौतियां भी आपकी स्वीकृत हैं, ज़्यादातर वो आपके इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में व्यापारी की जुड़ी रहती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में व्यापारी लिख देता है। परंतु अगर नहीं लिखी हुई है इस प्रकार की कटौतियां तो इनको आपको क्या कर देना चाहिए, नेट प्रॉफिट से इनको माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिडक्शन है और ये स्पष्ट रूप से स्वीकृत कटौतियां हैं। धारा 30 से धारा 37 तक की जो कटौतियां हैं वो क्या हैं, स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं। जैसे भवन के संबंध में व्यय, भवन है अगर आपका तो भवन का आप किराया दे रहे होंगे, वो भी आपका स्पष्ट रूप से स्वीकृत है। इसी प्रकार मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, उनके संबंध में आप व्यय रख रखाव पर व्यय कर रहे होंगे, उन पर हाथ लग रहा होगा, तो ये सब क्या होता है, ये भी स्वीकृत होता है। चाय विकास खाता है, काफ़ी है, रबड़ का विकास खाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय है, पेटेंट व कॉपीराइट प्राप्त करने पर व्यय है, दूर संचार सेवाओं का लाइसेंस प्राप्त करने पर व्यय है, प्रारंभिक व्यय हैं। आप प्रारंभिक व्यय आप जानते हैं जो व्यापार की शुरुआत में कर लिए जाते हैं, उसका भी 1/5 भाग धारा 35D के अंतर्गत कटौती योग होता है। इसी प्रकार अन्य कटौतियाँ हैं, माल का अगर बीमा कराया गया है, कर्मचारियों का बीमा कराया गया है, इसी प्रकार आपने अगर क्षतिपूर्ति दिया हुआ कर्मचारी का एक्सीडेंट होने की वजह से, ये सब क्या हैं, ये स्पष्ट रूप से स्वीकृत कटौतियाँ हैं। तो ये कटौतियाँ भी आपको पहले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिए होंगी, अगर नहीं दी हैं तो इनको आपको माइनस कर देना है। और इस प्रकार से हम एक करदाता की इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अब हम आते हैं MCQ क्वेश्चन में। MCQ क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हटा जा रहा हूँ और इसके बाद इसको साफ करके हम MCQ क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों ये कुछ आपके MCQ क्वेश्चन हैं जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं इनको। पहला प्रश्न है आपका, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग अस्वीकृत है। व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग अस्वीकृत है। तो हमने आपको बताया था कि आपका जो अलाउड है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक व्यय का कितना अलाउड है, 1/5 भाग अलाउड है। 1/5 भाग क्या है, अलाउड है, स्वीकृत है। तो जब 1/5 भाग स्वीकृत है तो कितना अस्वीकृत हो जाएगा, 4/5 भाग अस्वीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहले का C ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन सही है कि व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का कितना भाग अस्वीकृत है। तो हमने आपको बताया था कि 1/5 भाग स्वीकृत होता है, प्रारंभिक व्यय का 1/5 भाग स्वीकृत होता है, तो बाकी आपका अस्वीकृत हो जाएगा। तब अस्वीकृत कितना हो जाएगा, 4/5 अस्वीकृत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। दूसरा है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है। नंबर ए व्यापार, नंबर बी व्यवसाय, नंबर सी पेशा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था कि जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको पेशा कहते हैं। तो डॉक्टर है, उसके लिए भी एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि डॉक्टरी करने के लिए आपको कोई डॉक्टरी वाली डिग्री चाहिए, चाहे वो BAMS हो, चाहे MBBS हो, चाहे MD हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पेशा, माने डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, पेशा के अंतर्गत आता है। चौथा है, तीसरा में अस्वीकृत व्यय बताइए। इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ये जो आपके 4 प्रकार के व्यय हैं, ऐसा कौन सा व्यय है जो अस्वीकृत है। पहला है माल और सेवा कर, नंबर बी है आयकर निर्धारण व्यय, नंबर सी है आयकर, और नंबर डी है मशीन पर ह्रास। यहाँ पर देखिए आपका नंबर सी ऑप्शन सही है, आयकर। आयकर आपका ऐसा व्यय है जो कैसा व्यय है, अस्वीकृत है, डिसअलाउड एक्सपेंसेज है। डिसअलाउड में हमने आपको जो अभी लिस्ट बनवाई थी, लिस्ट में हमने लिखा था कि आपका जो इनकम टैक्स है वो कैसा व्यय है, डिसअलाउड एक्सपेंसेज है। तो इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आयकर। चौथा है, 31 मार्च 2019 को एक्स लिमिटेड ने ₹1,00,000 प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी। हमने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक व्यय होते हैं उसका 1/5 भाग स्वीकृत होता है। कितना स्वीकृत होता है, 1/5 भाग स्वीकृत होता है प्रारंभिक व्यय का। तो अब आपने देखिए कब प्रारंभिक व्यय किया है, 2019 को, और कितना किया है, 1,00,000 रुपये। तो अब 1,00,000 रुपये का 1/5 स्वीकृत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अस्वीकृत नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या पूछ रहा है, स्वीकृत कटौतियाँ, जबकि यहाँ पर वो पूछ रहा था अस्वीकृत। नंबर 1 में आपको प्रारंभिक व्यय का क्या पूछ रहा था, अस्वीकृत, परंतु यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्वीकृत कटौती क्या होगी। तो 1,00,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1,00,000 का 1/5 भाग स्वीकृत होता है प्रारंभिक व्यय का, तो 1,00,000 का 1/5 हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा 20,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है। यदि कुल बिक्री, कोई कंपनी तब अंकेक्षण कराती है जब उसकी बिक्री या उसका टर्नओवर कितना हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो। जब किसी व्यवसाय का टर्नओवर या बिक्री 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। वहाँ पर अंकेक्षण कराना, कंपनी को अपने खातों का अंकेक्षण कराना या ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। कब, जब उसकी बिक्री 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी 5वें का डी ऑप्शन सही है कि जब 1 करोड़ रुपए से अधिक आपकी बिक्री हो जाएगी तो आपको अनिवार्य रूप से अपने खातों का अंकेक्षण कराना होगा। नंबर 6 है, फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर दिया गया ब्याज स्वीकृत है। देखिए एक फर्म है, अगर साझेदारों को जो पूंजी है उस पर जो ब्याज दे रही है वो कितना स्वीकृत है, 12% तक। कितना स्वीकृत है, 12% स्वीकृत है। तो यहाँ पर आपका 6वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12%। और लास्ट है आपका, अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। अगर कोई आपका अनुमोदित विश्वविद्यालय है तो उसको सामाजिक अनुसंधान के विषय पर अनुसंधान हेतु जो कटौती मिलेगी कितनी मिल जाती है, 100%। कितनी मिल जाती है, 100%। तो 7वें का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 7वें का आंसर ए सही हो जाएगा, 100%। तो दोस्तों ये तो थे आपके MCQ क्वेश्चन। निश्चित ही आपको हमारा ये सेशन
पसंद आया होगा। जो हमारा था इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमने आपको विस्तार से पूरी थ्योरी बता दी है। इसके जो प्रावधान थे, जो धाराएं थी, वो हमने आपको सब बता दिया है कि अगर एक करदाता के पास अपना कोई व्यवसाय है तो उसको कितनी आय पर टैक्स देना है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पर किस प्रकार से आप गणना करेंगे। इसी प्रकार यदि किसी करदाता का कोई पेशा है तो उसकी आय को किस प्रकार से हम वैल्यूएशन करेंगे, किस प्रकार उसकी आय निकालेंगे, इनकम टैक्स के अंतर्गत उसकी आय को किस प्रकार से, किन किन प्रावधानों के अंतर्गत उसकी आय निकाली जाएगी। तो ये पूरा हमने आपको विस्तार से बता दिया है। और इसके साथ साथ आपके जो MCQs क्वेश्चन थे वो भी हमने आपको सब बता दिया, डिस्कस कर दिया है। तो हमारा इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इतना ही था। जो मेन प्रावधान थे हमने आपको सब बता दिए हैं, MCQs क्वेश्चन बता दिए हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और उन बच्चों के लिए जो अभी तक हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बस इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।